रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ऑटम 18। आपके पास वो पहला पेज होगा सेल्स टैक्स के नोट्स का जहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई थी, याद है आप लोगों को? उसके ऊपर सेल्स टैक्स का एनालिसिस गिवन था, किसी को अगर याद हो? हाँ आई गेस मेरे पास ही पड़ा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं देखता हूँ। इसमें से जो थ्योरेटिकल एरिया है ना, हाँ यहाँ पे ये हमारे पास थ्योरेटिकल एरिया था जिसमें हर न्यूमेरिकल की परफॉर्मेंस जो है वो गिवन है कि मतलब किस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे बच्चे। अगर आप उसमें देखते हैं तो अभी जो हमने सवाल पढ़ा है स्प्रिंग 18 का, 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन थे, कितने नंबर का था? 12 नंबर का आया था। और कितने % बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए थे? 28% बच्चे इस सवाल में से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे, मतलब 6 नंबर आए थे पासिंग मार्क्स जो होते हैं इन 12 में से। अब अगला सवाल देखते हैं ऑटम 18 का, डैट इज़ 2 पार्ट्स हैं इसके भी। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, अब देखें इसकी साइंस चेक करें कि स्प्रिंग 18 में ये सवाल पूछा, दैट वाज द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। ऑटम 18 में पहला सवाल उसने एज इट इज़ वही पूछ लिया, चेंज भी नहीं किया। क्या किया है? वही पूछ लिया। तो एग्जामिनर समटाइम में प्ले करता है, जो चीज़ सही नहीं हुई होती उसे क्या करता है? पूछ रहा होता है। तो ये अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर डिस्क्राइब द रूल्स एप्लीकेबल टू एग्जाम्प्ट एंड जीरो सप्लाईज, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, डिफरेंस क्या होता है और क्या नहीं होता। और एडिशनल, अब ये वाला पॉइंट, एडिशनल अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, इसका रूल क्या है? एक्सेसिव अमाउंट, अगर इंसिडेंस पास हो गया कंज्यूमर को तो फिर तो अपनी पॉकेट से पे करेंगे उसको वापस, अगर नहीं हुआ तो फिर आपने जो उससे एक्स्ट्रा टैक्स लिया होगा एक्सेस, वो क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। अब इस अटैम्प्ट में पासिंग रेशियो कितनी थी? 43.4%। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दैट पासिंग रेशियो? एक तो ये वाला सवाल 4 नंबर का आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये बचा गया था। और एक अगला सवाल, अब देखिए कहते हैं वेयर अ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैविंग जुरिसडिक्शन इज सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड फेक इनवॉइसेस, अवेडेड टैक्स और कमिटेड टैक्स फ्रॉड, ही मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन विदाउट प्रायर नोटिस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, कि नोटिस के बिना ही क्या कर देगा? उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा और उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी? इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट रूल्स में अंडरस्टेट एनी 4 बेसिस ऑफ सच सेटिस्फैक्शन which allow the commissioner to suspend the registration as described above। इनके अलावा कोई सी 4 रीज़न बताएं कि जिसमें वो आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी एट द प्रेमिसेस, उसको रिकॉर्ड की एक्सेस ना देना, टैक्स रिटर्न 6 माह तक जमा ना करवाना, और कौन सा था? एबनॉर्मल टैक्स पर फाइल होना, बहुत रिफ़ंड हो गए हैं या अचानक आपके वो कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा हो रहे हैं, सब्सटेंशियल परचेजेस या सेल्स हैं टू द सस्पेंडेड या ब्लैक लिस्टेड सेलर। तो कुछ 4 पूछे हैं उसने, इस तरह का सवाल था, लिख लोगे? कर लोगे ना मौसम भाई? यहाँ सीमेंट की बात नहीं करनी कि सीमेंट खरीदा तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्प्रिंग 19। अब स्प्रिंग 19 के थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जो परफॉर्मेंस थी कितनी है? 15%, सामने लिखा स्क्रीन पे। 15% students were able to secure passing marks in this attempt from these theoretical question। 3 सवाल आए हैं, 3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, ए, बी और सी। स्प्रिंग 2019 में कितना बनता है? 3 और 3 6 और 3 9 और 11 नंबर, मतलब 11 में से 5.5 नंबर आए हैं सिर्फ 15% स्टूडेंट्स के। 85% अवाम वर एबल टू सक्सेसफुली फेल इन दिस अटैम्प्ट इन दिस स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एरिया। पहला सवाल है, ब्रीफली डिस्कस द सिचुएशन अंडर विच द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कॉटेज इंडस्ट्री कब रजिस्टर्ड होती है? कॉटेज इंडस्ट्री की लिखनी है डेफिनेशन, नीचे एक लाइन लिख दो, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई देन कॉटेज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, सिंपल। और रिटेलर कब रजिस्टर्ड होगा? जब वो स्पेसिफाइड में फॉल कर देगा, वो जो क्राइटेरिया, इतना बिल हो, इतना एरिया हो, पीओएस मशीन लगी हो, आप होलसेल मतलब चेन में काम कर रहे हैं, किसी एयर कंडीशन मॉल में काम कर रहे हैं, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आसान सवाल है। रिजल्ट क्या है इस अटैम्प्ट का? 15%, आसान सवाल। फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स 1990
Identify the circumstances in which a registered person liable for deregistration। 3 नंबर का। नंबर 1, अगर आप टैक्सेबल गुड्स में डील करें तो 3 पॉइंट सिर्फ इसमें बताने होते हैं हमें। ये कोई मेरे ख्याल से 5वीं दफ़ा सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा सर्कमस्टांसेस है। पहला पॉइंट कौन सा है कि अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम्प्ट हो गई हैं, आप क्या करेंगे? डीरजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप मैन्युफैक्चरर से आप कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर गए हैं, क्या हो जाएंगे? डीरजिस्टर्ड हो जाएंगे। या आप रिटेलर से स्पेसिफाइड, अब आप फॉल कर रहे हैं नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर में, तो क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे डीरजिस्टर्ड। तो 3 पॉइंट, 3 बातें लिखो, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। बिजनेस डिसकंटिन्यू पे तो है वो डीरजिस्ट्रेशन, लेकिन ये 3 रेलेवेंट पॉइंट है। फ़ौरन बिजनेस बंद नहीं कराना, पहले कुछ को वैलिड रीजन तो दें। या आप एग्जाम्प्ट में डील कर रहे हैं, या कॉटेज में फॉल कर गए हैं, या आप नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर में चले गए हैं, फिर जाके बिजनेस बंद है, वो तो होना ही होना है आपने। बट ये 3 रीज़न, यही 3 बातें हैं। कोई पिछला कुछ 5 दफ़ा हमने सवाल कर चुके हैं, उन 5 में हमने यही जवाब इसका लिखना था। गॉट इट? 3 बातें लिखोगे नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इन 6 नंबर में से क्या 4 नंबर सिक्योर करना मुश्किल है? 4 या 5 नंबर सिक्योर कर लेंगे ना? मौसम भाई सीमेंट नहीं आएगा ना बीच में। उसके बाद आ रही बशीर प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2019। कब रजिस्टर्ड हुई है? 1 जनवरी 19 में। एंड रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 1 फरवरी। और रजिस्टर्ड कब हुई है? 1 फेब को। BPL इज इन प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग इट फर्स्ट सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ, जो ईयर एंड हो रहा है 28 फेब। फिनांस डिपार्टमेंट ने ये ट्रांजैक्शन वगैरह की हैं रजिस्ट्रेशन की, इनका हमने ट्रीटमेंट बताना है। रिक्वायरमेंट है ये जो 3-2 ट्रांजैक्शन हुई हैं 5 नंबर के, इनका हमने ट्रीटमेंट बताना है। रजिस्टर्ड हुई है, रिटर्न जमा करवा रही है पहले महीने की। क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹5 मिलियन वर परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। कितने की गुड्स परचेज की हैं? 5 मिलियन की। 80% द गुड्स रिमेन अनसोल्ड एज एट 1 फरवरी 2019। द सप्लायर चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। क्या ट्रीटमेंट होगा? अब ये सवाल था जो मतलब वन ऑफ द वाहियात अटेम्प्टेड सवाल था। अब ये क्या बात है, सुने ध्यान से, सवाल पढ़ें। सवाल में कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है और सेल्स टैक्स में कब रजिस्टर्ड हो रही है? इसका मतलब ये वो इन्वेंट्री है जो उसने परचेज की है बिफोर रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही है, हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की है रजिस्ट्रेशन से पहले, आप रजिस्टर्ड होने के बाद अगर 30 दिन में हो जाए रजिस्टर्ड, तो आप स्टॉक के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट था कि वो स्टॉक फिजिकली वेरीफाइएबल होना चाहिए। इस सवाल में कितने की गुड्स थी? 5 मिलियन की। 5 मिलियन का 80% कितना बनता है? 5 मिलियन का 80% कितना बनेगा? 4 मिलियन। 4 मिलियन की गुड्स फिजिकली वेरीफाइएबल है, तो चूंकि ये अभी तक अनसोल्ड हैं, आपकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं, तो एज पर दिस प्रोविजन इसके ऊपर कितना बनेगा? 4 मिलियन इंटू 18% रेट है हमारा, 17 नहीं है। 4 मिलियन इंटू 18% कितना बनेगा? 0.72। इतने का इनपुट टैक्स हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। अब ये वही बात है गुड्स परचेज बिफोर रजिस्ट्रेशन की, इसने किस तरह पूछी है? अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो जवाब बिल्कुल सीधा है, बट ये केस सिनेरियो था। अगला पॉइंट है एडवांस पेमेंट आपने की है 2.5 मिलियन की, जो आपको 15 जनवरी को रिसीव हो गई है, सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन को। गुड्स डिलीवर हुई हैं 15 फरवरी 2019 को। हम पढ़ के आ चुके हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर, वो हमारे टाइम ऑफ सप्लाई है। अब चूंकि फेब में गुड्स डिलीवर हुई हैं, फेब में ही टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड होगी, तो चूंकि हमने पेमेंट पहले ले ली थी, उसमें ट्रीटमेंट नहीं होगा। जिस महीने में सप्लाई कर रहे हैं उस महीने में हम इसे अपनी सेल्स डिक्लेयर करके बैठे होंगे। समझ लग गई? ये था 5 नंबर का सबसे मुश्किल सवाल। अब आपके सामने है 8, 9, 11 नंबर। इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? क्या सवाल मुश्किल थे? रिजल्ट आपके सामने है, कितने % है तलहा? बाकी सवाल मुश्किल थे? ये पढ़ते ही नहीं है, छोड़ जाते हैं। ये मतलब ये आप पढ़ते हैं बुक्स में, जिस तरह की ये बुक्स लिखी हुई हैं, इसमें सीक्वेंसेस नहीं है।
एक बार शुरू होती है, बीच दूसरी बार शुरू हो जाती है, फिर तीसरी शुरू हो जाती है, फिर पहली का रेफरेंस दोबारा आ जाता है, उसको पता नहीं बात क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, एक में दूसरी घुसी हुई है। बिकॉज क्या किया गया है, एक्ट को निकाला है, कॉपी पेस्ट किया है, प्लेस कर दिया, दैट्स इट। हमने चीज़ों को इंटीग्रेट किया है, एक चीज़ शुरू की है, उससे रिलेटेड तमाम रूल्स पढ़े या ख़त्म किया, फिर हम आगे गए हैं, इसलिए आपको लग रहा है। बट ये वाकई सवाल मुश्किल है, ये सवाल आपके हो रहे हैं ना, ये सवाल टेक्निकली मुश्किल है। वो 15% बच्चे फजूल नहीं थे, वो सही बच्चे थे जो पढ़ के गए होते। अच्छा, अगला सवाल है ऑटम 19 का। ऑटम 19 कितना रिजल्ट है? 25%। 10 मिनट वेट कर सकते हैं ना आप लोग कि लॉ में जाने की जल्दी है, वरना फिर जाकर सर जगह नहीं मिली, टैक्स की क्लास 10 मिनट लेट हो गई है। क्या हो जाए, जगह मिल जाती है, अब मिल जाएगा, जब जगह मिल जाती है ना, हाँ तो वैसे भी जगह मिल जाएगी, कौन आता है इतना, वैसे भी लॉ बहुत आता है आप लोगों को, वकील तो सारे ही हैं, झूठ बोल रहे हैं मुझसे। ऑटम 19 का सवाल है, कितने % है पासिंग रेशो? 25%। मतलब ये भी अटैम्प्ट वर्स्ट अटैम्प्टेड है। सवाल आया जी 6 और 2 8 और 4 12 नंबर का। देखते हैं इसमें क्या इतना डिफ़िकल्ट था। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ partial payments received in advance during a tax period in respect of both taxable and exempt rights। हमने पढ़ा था पार्शियल ट्रीटमेंट टाइम ऑफ सप्लाई के बकायदा लेक्चर में टेबल के नीचे लाइन लिखी हुई है कि अगर आपको पार्शियल पेमेंट मिलती है, जिस महीने में एग्जाम्ड थी हम उसमें रिकॉर्ड नहीं करते, जिस महीने में टैक्सेबल हो जाती है हम उस महीने में ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये पढ़ा था। फिर मिस आपका फेवरेट क्वेश्चन, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। जवाब तो पता ही है आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस दिन चेंज होगी, है ना। मैं तो चेंज इन टैक्स रेट का पूछा, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, जिसकी बात कर रहा हूँ। आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला कि जब वैल्यू सप्लाई चेंज होती है। ये हमेशा आपसे पूछा और आपने हमेशा इसका आंसर गलत बताया है। हर दफ़ा इसका एक नया वर्जन आता है, ऐसा है कि नहीं? आज था वैल्यू सप्लाई वाला, हालांकि टाइम ऑफ सप्लाई का वर्ड लिखवाया हो। मतलब अभी देखें ये क्वेश्चन चेंज टैक्स रेट है कोई, मेरे ख्याल से 8वीं दफ़ा हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पेपर में। मोस्ट फ्रिक्वेंटेड है, माइट भी इस दफ़ा भी आ जाए, और इस दफ़ा सही लिख के आना है, टाइम ऑफ सप्लाई होती है। फिर अभी तलहा से हमने पूछा था सवाल जिसको बिल्कुल नहीं आया था कि देयर आर सर्टन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एज दे आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड सेलर हैज़ नो ऑप्शन बट टू डिस्ट्रॉय देम। उसको तबाह करने का क्या प्रोसीजर होगा? अभी हमने पढ़ा था, हाँ सामने, हाँ उसके सामने करेंगे, ठीक है। और इनपुट टैक्स जो है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, जो हमने क्लेम किया हुआ था। 2 नंबर के कर लोगे सिक्योर, क्या डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉलोइंग सेल्स टैक्स रिटर्न, और उसकी हमने ड्यू डेट बतानी है। मंथली रिटर्न हर रजिस्टर्ड पर्सन, हर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ड्यू डेट 15। स्पेशल रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द कमिश्नर, उसकी ड्यू डेट एज पर द नोटिस स्पेसिफाई होगी। फाइनल रिटर्न जब बंदा डी रजिस्टर्ड होगा तब, और एनुअल रिटर्न हर कंपनी, और ड्यू डेट क्या होगी 30 सितंबर। डिस्कस किए हैं आप। अगर अटैम्प्ट पे जाकर टेस्ट कमेंट्स पढ़ेंगे, ये पार्ट सी तो किसी से हुआ ही नहीं था। पार्ट सी इस अटैम्प्ट में ड्यू डेट्स वाला हुआ ही नहीं था। दिस वाज द रीज़न कि इसमें, मतलब आप इसमें देख लें क्वेश्चन ए का पार्ट 1, बी और सी, दीज वर द लाइक वर्स्ट अटैम्प्टेड क्वेश्चन थे इस अटैम्प्ट में। फिर चलते हैं हम स्प्रिंग 20 में 2 सवाल थे। एक में स्प्रिंग 20 में 26% पासिंग रेशो है, उसको देखते हैं। 2 सवाल आए थे कि जी रहील एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन रन्स अ गारमेंट शॉप इन द पोश एरिया ऑफ कराची, उसको नोटिस हुआ है इनलैंड रेवेन्यू से रिसीव के सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो 30 डेज़ के अंदर। बताएं जी रहील, क्या कमिश्नर जो है वो इसको नोटिस इशू करने में जस्टिफाई है, एंड वुड इट बी नेसेसरी फॉर हिम टू रिस्पॉन्ड नोटिस। अब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, गारमेंट शॉप रन कर रहा है पोश एरिया में, उसको नोटिस है, अगर वो गारमेंट शॉप में आ रहा है एज अ रिटेलर,
या कर रहा है तो उसको एज अ स्पेसिफाइड रिटेलर की जो क्वालिटीज़ हैं अगर वो फुली हो रही हैं, शॉप का साइज इतना है या किसी ब्रांच में या मल्टीनेशनल या किसी एयर कंडीशन मॉल में है तो उसके लिए रजिस्टर्ड होना क्या है, लाजमी है। और हाँ, इसके लिए नोटिस का रिस्पॉन्ड करना लाजमी। अगर नहीं रिस्पॉन्ड करेगा तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या हो जाएगा, कंपल्सरी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स भी लाजमी है, अगर नहीं करेगा तो ये कहाँ निकल जाएगी बात, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की तरफ बात चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट डिस्कस द फॉलोइंग बिटवीन डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड एग्जाम सप्लाइज, बहुत डिस्कस कर ली है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकवर द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस, अभी हमने पढ़ा है, अकाउंट अटैच करके इन्वेंट्री स्टॉप करके वो रिकवरी करवा सकते हैं। और फाइनल एडजस्टमेंट और प्रोविजनल एडजस्टमेंट क्या होती है ये भी हमने देख लिया। तो देख लें, एक डूएबल क्वेश्चन है, हो जाएगा, देखते हैं। लेट अस सी। ऑटम 20 की अगर बात करें, ऑटम 20 का रिजल्ट है जी 15, 17 और 16%। पासिंग परसेंट कितनी है, 17 और 16%। दो क्वेश्चन है, देखते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे पास ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 से। दो सवाल आए हुए हैं, 6 और 2 8, 10, 12, 13 नंबर का सवाल आया हुआ है एक क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में 17% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में 16% बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं। सन एसोसिएट हैज़ रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड विद इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट मेड अंडर identify the documents may require for claiming and adjusting the input tax relating to the following activities। अगर इस सवाल में 17% बच्चे पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए हैं, अब खुद सोच लो उनका IQ लेवल क्या होगा। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने पूछा बताएं कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए। पहला है टैक्सेबल गुड्स जो लोकल सप्लाई हो रही हैं, इनवॉइस हैविंग योर नेम एंड NTN नंबर, इतना ही लिखना है। इनवॉइस हैविंग अ नेम एंड योर NTN नंबर हो जाएगा, मुश्किल है नहीं। सेकंड में इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू पाकिस्तान, गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंटेड, यही पढ़ा था। और ऑप्शन में था ट्रेजरी बिल या चलान इन योर ऑन नेम हैविंग योर नेम एंड NTN। ये 5 नंबर का सवाल है। इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? 17% पासिंग रेशियो में इसके देख लें आप, 17% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क। क्यों तलहा शौक लग रहा है? आजा भाई बैठ जा, ठंडा हो जा, तू भी शौक लगा क्यों? तो चल स्पीक है, अगर तुझे किसने कहा था 8 घंटे से कम नींद ले गया, यू कांट कम्पीट विद मी। फिर पॉइंट नंबर B, स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट सन एसोसिएट शुड कंप्लाई। डॉक्यूमेंट्स 6 टैक्स पीरियड तक आपने क्या करने हैं, रिटेन करने हैं, फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी। सिंपल सी बात है यार, सीरियसली देखें, ये 7 नंबर का सवाल है और इसमें पासिंग रेशो कितनी है, 17% है। मतलब सोचने अवाम कितनी बेवकूफ़ है। द रीज़न इज़ डैट, क्यों बेवकूफ़ है, वो इसको पढ़ते नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सेल्स टैक्स हमेशा एंड पे किया जाता है और यूं किया जाता है। 5 दिन लगाए सेल्स टैक्स भड़का दिया, कहते हैं ये न्यूमेरिकल ऐसे कैसे कर लो, ये काम कर लो, कहानी ख़त्म हो गई। हमने इसकी ईच एंड एवरी लाइन को भी ना पोस्टमार्टम करके देखा है, क्या हो रहा है, कैसे चलना है, हर चीज़ देखी है। इसलिए आपको लग रहा है, मतलब आपका कोई मिलता है आपको सीनियर या कोई दूसरा फैलो कहीं और से पढ़ रहा हो, उसके पास सवाल दें कि भाई बता ये कहाँ लिखा हुआ है, जो हमारी बुक में लिखा नहीं हुआ, लिखा होगा बट कहाँ लिखा होगा खुद नहीं पता होगा, बिकॉज ये रैंडमली पढ़ते हैं। जैसे रैंडम चैप्टर 17 है, अगर आप उसकी बात करें, सेल टैक्स शुरू होता है, सेल टैक्स हल्के की बात करता है, कहाँ घुस गया, रजिस्ट्रेशन में, फिर डी रजिस्ट्रेशन में पता नहीं चलता कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा है कि नहीं। फिर अगले चैप्टर में आता है, वो टैक्सेस की बात करता है, कहीं इनपुट में घुस जाता है, कहीं कहीं और चला जाता है, कोई सीक्वेंस डेवलप नहीं होता। आपको पता नहीं कि सेल्स टैक्स को आपने पढ़ना कैसे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसका पासिंग रेशो 6 नंबर का है, 16%। मतलब 16% बच्चे थे जिनके 3 या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, पूरे भी नहीं, 3 या उससे ज़्यादा नंबर। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट रूल्स में अंडर डिस्कस द कंसिक्वेंसेज विच RA मे हैव टू फेस ड्यू टू इशुएंस ऑफ फेक इनवॉइसेज। सवाल नहीं पढ़ा, रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसने फेक इनवॉइस इशू की है, अब इसको क्या क्या कंसिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। सस्पेंशन, ये सस्पेंशन है। अब सवाल पढ़ूंगा तो उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे सस्पेंशन एक्सप्लेन करनी है।
वाकई वही होगा। अभी हम सवाल पढ़ते हैं। रैपिड एसोसिएट रजिस्टर्ड है 2014 से। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून उसने फेक इनवॉइस इशू कर दिया 5 महीने के लिए एक कस्टमर को। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने तमाम कंप्लाइंस वगैरह की है, रेगुलेशंस की हैं। एक गलती से हो गई है, गलती से हो गई है, बाकी सब कुछ सही कर रहा है वो। इनवॉइस तो फेक है। फेक इनवॉइस पे विदाउट प्रायर नोटिस क्या किया जाएगा, ये सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड करते साथ ही क्या दिया जाएगा, इसको शो को नोटिस कर दिया जाएगा। वो विद 7 डेज ऑफ सस्पेंशन होगा। इससे रीज़न डिमांड की जाएगी, आपने क्यों दी है। इसने 15 डेज़ में क्या करना है, उस रीज़न का रिस्पॉन्ड करना है। अगर कर गया, कमिश्नर को सेटिस्फाई कर गया, सस्पेंशन ख़त्म। अगर ये ऑर्डर का रिस्पॉन्स नहीं कर पाया और जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स डिमांड किए थे वो नहीं दे पाया, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर इशू हो जाएगा और फिर इसकी इंक्वायरी वगैरह शुरू होगी। सिर्फ ये बातें लिखनी है। 6 नंबर का सवाल है, लिख लोगे। इसके पासिंग परसेंटेज कितनी आई है, क्यों, आपके सामने है। हम कोई मतलब अजीबो-गरीब चीज़ नहीं कर रहे, गरीबों वाली चीज़ कर रहे हैं। फिर स्प्रिंग 21, बस 2-3 सवाल रह गए, फिर करके आप जाके अपना लॉ पढ़िएगा, सुकून से टका के लॉ पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग 21 का सवाल है। इसके पासिंग परसेंटेज कितनी है हमारे पास, 13%। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 7 कितने परसेंट पासिंग रेशो है, 13%। 13% बच्चे जो हैं दे वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। वाह, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। यार मतलब आई एम रियली शॉक कि 13 नंबर का सवाल है, 13 नंबर का सवाल है और 13% बच्चों ने पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं। अभी आप ये सवाल पढ़ के आप ही बताएं, मतलब आप लोग भी इसका जवाब लिख के ना एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो सिक्योर कर देंगे। इतना मुझे यकीन है कि 8-9 नंबर आपके जरा में से आ जाएंगे। देखते हैं जी। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स में देयर अंडर ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू द चार्जेबिलिटी अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स। ये इंडिपेंडेंट मैटर्स है, हमने बताना है कि सेल्स टैक्स के मुताबिक इसका क्या होगा। 8 हैं, हर मैटर का एक नंबर है। फ्री प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू कंपनी CEO एज पर हिट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फ्री गुड्स हैं, CEO को दे रहे हैं, नॉन बिजनेस यूज़, सप्लाई भी है, गुड्स भी टैक्सेबल है, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। पढ़ के हैं सप्लाई के डेफिनेशन में, सिनेरियो पढ़ा था। सेकंड पॉइंट है जी, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन द केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स अंडर वारंटी। अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। यही लिखना है आपने जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल बाय वन ऑफ डायरेक्टर्स यूजिंग हिज ओन क्रेडिट कार्ड, द मशीन इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट। हमने ये क्लियरली पढ़ा था कि अगर आपने कोई पेमेंट की है वो बिजनेस बैंक अकाउंट से करनी है, आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। उसने कैसे पेमेंट कर दी है, कहेंगे नहीं क्लेम कर सकते। रीज़न क्यों है, पर्सनल कार्ड से पेमेंट की गई है। 3 पॉइंट हो गए, तीनों आंसर आते हैं आप लोगों को। कोई ऐसा जिसको तीनों का जवाब ना पता हो, मेरे ख्याल से तो कैमरामैन का भी याद हो गया होगा सारा कुछ, की हो रहा है की नहीं हो रहा है कि नहीं है। नहीं, वो सोया हुआ है तलहा की तरह। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप। मार्कअप के ऊपर गुड्स सेल कर दिए। वैल्यू सप्लाई में पढ़ के आए थे कि मार्कअप के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर मार्कअप पे गुड्स सेल्स की हैं, हम मार्कअप क्या करेंगे, हमेशा एक्सक्लूड करेंगे था। तो हम कह देंगे जी मार्कअप के अलावा जो है वो हमारी वैल्यू सप्लाई है। टैक्सेबल गुड्स, अच्छा, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स टू बी सप्लाइड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन नेक्स्ट मंथ। एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इस माह से कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जिस माह गुड्स अवेलेबल हो जाएंगी या डिलीवर हो जाएंगी उसी माह हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस माह एडवांस रिसीव हुआ है, इस माह कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्लियर। अभी तक ये कौन सा पॉइंट था, 5वां। सारे पॉइंट पढ़े हैं, हर जगह पे रूल्स आइडेंटिफाइड हैं, डिस्कस किए हुए हैं। लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री गुड्स क्या होती हैं, एग्जाम्प्ट होती हैं। पढ़ के आए हैं, ये भी बता सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कॉटेज इंडस्ट्री इज एग्जाम्प्ट। उसके बाद है जी मटीरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। भाई सीमेंट ली है ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्या इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। पढ़ के आए हैं ये भी। सीमेंट, पेंट, बिल्डिंग मटीरियल, सैनिटरी फिटिंग वगैरह ये पढ़ के आए थे। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हम एंड कंज्यूमर हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर रिटेल आउटलेट के लिए ये पढ़ा हुआ था
कि इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जो है वो हमारे प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बनता है, इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है क्लेम कर सकते हैं। 8 पॉइंट है कि आठों के आठों नहीं पढ़े हमने, हर चीज़ डिस्कस की है। खुद सोचें 17% 13% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए, खुद सोचें आप, वो नींद में होते होंगे बच्चे ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रूल्स, ब्रीफली डिस्क्राइब टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। डिटो क्वेश्चन, क्या होती है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, रूल्स, ऑब्लिगेशन और प्रोसीजर जो है वो हमने बताना है। इज इट डिफिकल्ट क्वेश्चन? 13 नंबर का सवाल है, आप खुद देख लें। व्हाट वुड बी द रीज़न ऑफ दैट परफॉर्मेंस, क्या हो सकती है? 13% आगे स्टूडेंट हो गए। नहीं थी ना, तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, मैं सेटेम्प्ट के बाद आया था। 2022 में। यस, बताएं क्या रीज़न, मतलब खुद सोचें क्या रीज़न हो सकती है। उनको सीमेंट बहुत प्यारा लगता था, वो हर चीज़ में सीमेंट फिक्स करते थे। यहाँ 8 घंटे की नींद होनी चाहिए थी, 5 घंटे सो के आ गया बेवकूफ़ आदमी। इतने जल्दी जज्बाती नहीं होते। चलें अब ऑटम 21 कितनी पासिंग रेशो है? 63%। रीज़न क्यों है? एग्जामिनर ने कहा खुदा का वास्ता है पास कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसका सवाल क्या पूछा है, देखिए ऑटम 21 में एक ही सवाल पूछा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। इस अटैम्प्ट में मैं था, इस अटैम्प्ट में ये 5 पेज समरी जो है वो दुनिया में आ चुकी हुई थी कि सेल्स टैक्स के 4 पेज हैं, ये आपने करने हैं, इससे बाहर नहीं है। अभी मैं निकालता हूँ समरी, दिखाता हूँ आपको। जितने सारे हमने सवाल किए ना पास्ट पेपर के 33-34 सवाल, ये सारे उन 4 पेजेस में गिवन है, उससे बाहर कुछ नहीं आया होगा। मैं साबित कर दूंगा अभी आपको। अच्छा, ये सवाल था जी, अंडर व्हाट सिचुएशन सेल्स टैक्स की अमाउंट रिकवर हो जाएगी विदाउट इशूइंग नोटिस। पता है हमें 2 ही बातें हैं, बैंक अकाउंट अटैच करना है या गुड स्टॉप करवा के। एक्स्ट्रा टैक्स और कैपेसिटी टैक्स ये भी बता दिया होगा क्या होता है क्या नहीं होता। एक्स्ट्रा टैक्स इन एडिशन टू 18% जो चार्ज किया रहेगा वो क्या होगा एक्स्ट्रा टैक्स, और कैपेसिटी टैक्स क्या होता है जो फिक्स प्रोडक्शन के ऊपर लगता है वो हमारा कैपेसिटी टैक्स है। ये बताया क्लास में, डिस्कस भी किया हुआ है, भट्टों पे स्टील प्रोडक्शन के ऊपर जो है हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर 4 फरवरी को इट वॉज रिवील टू फहद दैट ही इनएडवर्टेंटली रिपोर्टेड दैट आउटपुट सेल्स टैक्स 27,000 इन टैक्स इनवॉइस। गलती से उसको लगा पता कि जी उसने इनवॉइस के ऊपर टैक्स कितना लिखा 27,000 रुपया, हालांकि कितना होना चाहिए था 72,000 रुपया। टैक्स कितना होना चाहिए था 72,000, इससे कितना लिख दिया, क्या है ये क्या करेगा, एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है 180 डेज़ की लिमिट इस पर अप्लाई नहीं करेगी, ये क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। अब सेलर है तो इशू करेगा डेबिट नोट और बाहर कौन इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू कर रहा होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुए, एक क्वेश्चन सिर्फ अमाउंट चेंज की गई है, सिनेरियो पूरा का पूरा रिपीट हुआ है। तो डैट वाइज 63 के बच्चे पासिंग मार्क्स ले गए। फिर आती है स्प्रिंग बाइस की अटैम्प्ट, द अटैम्प्ट इन विच माई स्टूडेंट गॉट मेरिट सर्टिफिकेट। इस अटैम्प्ट में 9,280 बच्चे अपेयर हुए थे टैक्स के पेपर में पाकिस्तान में, एंड शी वॉज द वन हु सिक्योर मेरिट सर्टिफिकेट, जिसमें सवाल ये था हमारा 5A। इस अटैम्प्ट की परफॉर्मेंस थी 15% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। समझ लगते हैं 15%, एंड शी वॉज अमंग डैट के उसके इसमें हाईएस्ट नंबर थे। देखते हैं, जब वो वुमेन थी इसलिए मैं ना यहाँ रुक जाता हूँ। तो in the light of provision of sales tax act 1990 and rules made thereunder, state the value of supply। क्या करना है हमने, value of supply determine करनी है for the month of February 2022 and also state the reason for your treatment। जो हमारे ट्रीटमेंट की रीज़न है वो भी हमने क्या करनी है यहाँ पे बयान करनी है। वैल्यू सप्लाई क्या है, अमाउंट और रीज़न, ये बताना है सिर्फ। 8 नंबर क्या है, कहता है जी फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। मुख्तलिफ इदारे हैं, उनकी ये ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट देखते हैं, टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹8 लाख वर सोल्ड टू वन ऑफ इट्स डीलर्स, अमाउंट ऑफ नेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट था। डिस्काउंट जो है वो मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक था, बट इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस शो नहीं थी। पंगा पड़ गया। हम क्या पढ़ के आए हैं कि डिस्काउंट क्लेम करने की 2 कंडीशन है, नंबर 1 इनवॉइस पे मेंशन हो, नंबर 2 मार्केट नॉर्म। ये डिस्काउंट जो मार्केट नॉर्म के मुताबिक था बट मेंशन नहीं थी, तो इसका मतलब
अब इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो इसने 8 लाख लिख ली है वो नहीं होगी, बिकॉज 8 लाख जो है वो 20% डिस्काउंट के बाद है, और डिस्काउंट की चूँकि कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हुई तो हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट को ऐड बैक कर देंगे। इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी लगेगी, 1 मिलियन कंसिडर हो रही होगी। मुश्किल जवाब है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है रीजनिंग के साथ। आगे टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹1.5 मिलियन वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन प्रोसेस। गुड्स उसने खुद इस्तेमाल किए हैं। सप्लाई में गुड्स बिजनेस या नॉन बिजनेस यूज़ के लिए होना क्या सप्लाई कंसिडर होती है। इन हाउस कंजम्पशन में भी आपको समझाया था कि ये सप्लाई कंसिडर होती है। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्यूर्ड, आपने 40% खरीदी थी और 60% जो है वो आपने ऑन मैन्युफैक्चर की थी। अब वो जो 40% खरीदी हैं वो ख़रीद के लेके आए हैं, उसके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया हुआ है आप लोगों ने। अब वो है आपकी एज अ एंड कंज्यूमर गुड्स, वो कौन सी हैं, वो तो क्लेम नहीं होगा, लेकिन जो खुद मैन्युफैक्चर करके खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम जो है हम कर सकते हैं। यही हमने देखा था। फिर एडवांस रिसीव हुआ है 6 लाख का, गुड्स डिलीवर होंगी अप्रैल में। तो जिस महीने में एडवांस रिसीव हुआ है उस महीने इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, जब गुड्स डिलीवर की जाएंगी उसी महीने में हम इसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। फिर 1000 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन द थर्ड स्केड्यूल वाज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹5000। रिटेल प्राइस कितनी है, 6000 है। हम पढ़ के आए हैं कि रिटेल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। 6000 की हैं तो 6000 की ही ये बिक रही होंगी, उससे कम के ऊपर ये बिक नहीं सकती। तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी करा इसमें, 6000 कंसीडर होगी। उसके बाद न्यू पार्ट्स ऑफ ₹1.2 मिलियन वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वारंटी। अब इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट है, सेल्स टैक्स चार्ज हम नहीं कर रहे होते। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स जो हैं वो आपने उसको सॉल्व किए हैं ऑन क्रेडिट टर्म कि अगर 10 दिनों में पेमेंट कर दोगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर 30 दिनों में पेमेंट करोगे तो वो हम आपको डिस्काउंट जो है वो कर रहे होंगे। अब ये जो क्रेडिट टर्म्स पे जो आप उस पर इंटरेस्ट और डिस्काउंट चार्ज कर रहे हैं ये कभी भी वैलिड नहीं होता, बिकॉज जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है हम पढ़ के आ चुके हैं, अर्ली पेमेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये हम बता देंगे कि 4 लाख के गुड्स है, अर्ली पेमेंट का ट्रीटमेंट हम इसके ऊपर नहीं कंसिडर कर रहे होते। सारा यही है। हाँ, डे 1 पता चलेगा, डे 2 होगा, डे 3 में स्टार्ट सेल्स हो गया आपका, ठीक है। 3 से लेके 4 5 6 कहाँ, 4 5 6 7 8 9 सेल्स चल रहा है वहाँ तो भाई साल उधर सेल्स चल वो लिख देता हूँ, ठीक है। और सारे, डे हाँ। 13 को आपने सबमिट वाली, हाँ वो डे 13 जो है ना वो लिखना ही नहीं है, वो 23 वो लिखना ही नहीं है, ठीक है। बाकी डे अभी सेल्स चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। उसके बाद स्प्रिंग 22 का एक और सवाल है, डैट इज़ 4 नंबर के, वही स्प्रिंग 22 में 12 नंबर का सवाल आया हुआ है। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड अंडर डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन केस ऑफ रिटेलर। रिटेलर के ऊपर हम इनकम टैक्स किस तरह चार्ज करेंगे, ये है। हम पढ़ के आए हैं कि अगर रिटेलर रजिस्टर्ड है तो टैक्स किस तरह चार्ज होगा, सिंपल इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स मेंटेन होगा, जो परचेजेस करेगा उस पर इनपुट टैक्स होगा, जो सेल्स करेगा उसके ऊपर आउटपुट टैक्स होगा। पढ़ के आए हैं, ये लिख लिया। कहानी यहाँ की नहीं है, कहानी है नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर के लिए। उसके लिए क्या था, अगर बिजली का बिल 20,000 तक है तो 5% टैक्स बिजली में शामिल होगा, अगर बिजली का बिल 20,000 से ज़्यादा है तो कितना टैक्स होगा, 7.5। ये 5 नंबर का सवाल था, इससे आसान आई क्या एग्जामिनर क्या पूछे, यही पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर एज, इन विच स्कूल डू यू रीड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, यही पूछ सकता है। हम कौन हैं, मुसलमान, हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, 5। मतलब इससे आसान वो क्या पूछेगा, खुद बताएं। हाँ भाई, है नहीं पूछेगा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुमने लिखना तलहा नॉट ताहा। फिर शाहजी लिमिटेड चेक करें, नाम शाहजी, काम कॉस्मेटिक, वाह शुक्र है इसने वो ने लिख दिया, फायजा ब्यूटी क्रीम। शाहजी लिमिटेड परचेजेस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ताजी प्राइवेट लिमिटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कंसाइनमेंट मिली है 5000 यूनिट्स की, ये इसको कंसाइनमेंट मिल चुकी हुई है।
He found 50% of the items were expired and decided to return them. Both SL and TPL are registered and return file करते हैं। Requirement specify a document which must be issued by on return of goods और particulars क्या होने चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट नोट है, उसने वो पूछे। उसने सेल्स की है, सेल्स रिटर्न हो रही है। अब जो बंदा सेल्स रिटर्न कर रहा है वो इशू करेगा क्रेडिट नोट, जिसके परचेज रिटर्न हुई है वो क्या करेगा, डेबिट नोट। इशू होने चाहिए विद इन 180 डेज ऑफ, हाँ जी, विद इन 180 डेज ऑफ ओरिजिनल इनवाइस। और पर्टिकुलर्स क्या होंगे, नेम एंड एनटीएन ऑफ सप्लायर एंड बायर, ओरिजिनल इनवाइस, रिवाइज इनवाइस, डिफरेंस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिटर्न, ऑथराइज जो ऑथराइज डेट है, सिग्नेचर वो होना चाहिए, और रीजन ऑफ रिवीजन जो है वो होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर 4 नंबर का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 ऑटम 22 का देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। बताएं हाँ ज़रा, एक दफ़ा पढ़ के बताएं क्या इन लोगों को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। अ मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल सप्लायर्स लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ कोरंगी कराची। बताएं, हाँ बताएं। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में है और वो कॉटन इंडस्ट्री के डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है, फिर क्या है, उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो रजिस्टर्ड होगा। पूरा जवाब लिखना है यहाँ पे। तो उसने अजम्पशन नहीं ली हुई। अगर उसने सिर्फ यहाँ बात की है रेजिडेंशियल एरिया की, हमने पढ़ा था कॉटन इंडस्ट्री के लिए एरिया रेजिडेंशियल होना चाहिए, बिल इंडस्ट्री होना चाहिए, टर्नओवर, वो सारे पॉइंट होंगे, फिर है कॉटेज, एक आधे से नहीं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अगर वो इन पॉइंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, वो कॉटेज में फॉल कर रहा है, फिर रजिस्टर्ड नहीं होगा, अदरवाइज़ उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद रिटेलर जिसका टर्नओवर 20 मिलियन है, तो भाई रिटेलर को तो अगर वो स्पेसिफाइड में फॉल कर रहा है 20 मिलियन, 2 करोड़ का टर्नओवर पाबशीर का तो नहीं होता ना, भाई असलम का होता है, ये बड़ी दुकानों का ही होता है, तो इनको रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर जो एग्जाम्प्ट सप्लायर्स में डील कर रहा है, इसके लिए रजिस्टर होना लाजमी नहीं है, बिकॉज सप्लायर्स कौन सी हैं, एग्जाम्प्ट है। और एक्सपोर्टर इसके लिए तो लाजमी है, बिकॉज इसने क्या करना होता है, रिफ़ंड लेना होता है। समझ नहीं लगी। Goods exported shall be charged to tax at the rate of 0%. What are the exceptions to this general rule? वही सवाल थक गए पूछ के। तो यहाँ पे हमारे मेरे ख्याल से जितने पास पेपर में सवाल इसके आज तक आए हैं वो हमारे क्या हो गए हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं कि भाईजान ये सवाल थे। अभी तक इतने क्वेश्चंस का हमने यहाँ तक लिख लिया हुआ है। 33 सवाल है, एक अटैम्प्ट का सवाल है, वो तो खुद कर लेना, जिसमें फेल होके आए हुए बच्चे आजकल के, तो वो हमने देखना होता है। वो इससे भी आसान सवाल था जो इस अटैम्प्ट में आया हुआ है। अब आपके सामने सारे हमने पास्ट पेपर के सवाल किए हैं ना, ये पास्ट पेपर के मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से हो जाते हैं। अगर आपको इन समरी में जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, जितना कुछ डिस्कस किया है, अगर आपको समझ आती है, याद हो जाता है, मेरे ख्याल से फिर कहानी में सेल्स टैक्स में आप 80% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। देखें, टैक्स का रेट क्या होता है, 18% होता है, ये हमें पता है। किस किस पे चार्ज होगा, हर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ड्राइंग करेंगे, उसके ऊपर भी है। टेकन बाय एम्प्लॉय, ये हमने पढ़ा था कि सप्लाई का डिपार्ट बनते हैं, इस पर क्या होगा, सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। 3% फुल टैक्स चार्ज करेंगे, पढ़ा है, ये होता है बॉटम लाइन, एज इट इज पे करना होता है। और किसके ऊपर, जो बंदा अनरजिस्टर्ड है। एक्सेप्शंस क्या है, एंड कंज्यूमर, थर्ड स्केजुअल आइटम वगैरह लिख दी हैं। अब आप इसको पढ़ेंगे, आपको याद आ जाएंगी। हमने पढ़ा पास्ट पेपर में, ये सवाल था। रिड्यूस 8 स्केजुअल पे होता है, कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है 3%, सिर्फ ये जो है वो रेलिवेंट होता है। स्पेसिफिक इंपोर्ट, अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको सिर्फ रीड करना है, इसको मार्क कर लें। 1 2 3 4 5, इनको सिर्फ क्या करना है, कहाँ है आपके पास, नहीं है, बैग में है, उसको ठंड लग रही है, इसको मैं मार्क करवा रहा हूँ, बैग में रख के बैठी हुई है, चेक करें। उसके बाद हमें ये पता है कि इनपुट टैक्स सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है, हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन ही क्लेम कर सकता है।
इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए लाजमी है कि टैक्स पे हो। इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है ऑन क्रेडिट बेसिस, हम पढ़ के आए थे, बट पेमेंट जो है वो कब होनी है, 180 डेज़ में होनी चाहिए। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल में अगर 180 डेज़, ये वाली लाइन जो बोल्ड की हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के ट्रीटमेंट में। अगर 180 डेज़ हमारे न्यूमेरिकल वाले मंथ से पहले कंप्लीट हो गए हैं, आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करें डाटा किसका, आप कर रहे हैं कैलकुलेट अगस्त का, और 180 डेज़ पूरे हो रहे हैं जुलाई के महीने में, इसका मतलब जुलाई की रिटर्न में इसकी एडजस्टमेंट हो गई हुई है, हम इग्नोर करेंगे। अगर 180 डेज़ पूरे हो रहे हैं अगले महीने में, आप अगस्त में कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं जाके सितंबर में, अक्टूबर में, तब भी क्या करेंगे, आप इग्नोर करेंगे। अगर 180 डेज़ आपके महीने में पूरे हो रहे हैं ना, जिसमें हम सवाल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो न्यूमेरिकल में बड़ा इजी है कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फेब के महीने का सेल टैक्स, अगर फेब के महीने में 180 डेज़ पूरे हो रहे हैं, हम ट्रीटमेंट लेंगे। अगर वो उससे पहले हो रहे हैं, उससे बाद हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, बिकॉज जिस महीने में 180 डेज़ पूरे हो रहे होंगे उस महीने में क्या करना है, हमने रिवर्सल करना है। ठीक है, ये रूल लिखवाया होगा कि कैसे करना है न्यूमेरिकल में। फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, जब गुड्स मेड अवेलेबल हैं और डिलीवर है, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। पूरा टाइम ऑफ सप्लाई का रूल यहाँ पे लिख दिया एक लाइन के ऊपर। फिर वैल्यू सप्लाई क्या होगी, पूरा रूल है, वैल्यू एफडी परमिशन एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। फिर इनपुट टैक्स जो है वो 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम हो सकता है। सप्लायर टैक्स गवर्नमेंट को पे किया हो, एक्टिविटी टैक्सेबल होनी चाहिए, गुड्स टैक्सेबल होनी चाहिए। आपके पास अगर क्लेम करना इनवाइस होनी चाहिए, फेक इनवाइस के ऊपर नहीं हो सकता क्लेम। नो इनपुट टैक्स ऑन व्हीकल, व्हीकल के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। मतलब वो जो पॉइंट है इनपुट टैक्स किन किन पे क्लेम नहीं हो सकता, वो भी यहाँ पे हमने क्या किए हुए हैं, मेंशन किए हैं, सीमेंट के अलावा। उसके अलावा अगर आपने कोई भी पेमेंट करनी है सप्लाई की, तो 50,000 रुपये से पेमेंट जो है वो थ्रू बैंकिंग करनी है। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करनी है तो 10 मिलियन पर मंथ या 100 मिलियन पर ईयर तक क्या कर सकते हैं, पैनली कर सकते हैं। इसकी एक्सेप्शन थी, इन लोगों के ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता। वो कौन से थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप कर रहे हैं, एंड कंज्यूमर्स को कर रहे होते हैं, या उसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स में रजिस्टर्ड होते हैं उनको कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं हो रही होती। फिर एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट हम नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स हम अपोर्शनमेंट करेंगे। इनपुट टैक्स नॉर्मली 90% तक क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन फिक्स एसेट की केस के ऊपर इनपुट टैक्स हमारा रिस्ट्रिक्टेड कभी भी नहीं होता। यही बात है। उसके बाद वैल्यू में अगर इंक्लूसिव सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स हमारा हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। अगर इंक्लूसिव सेल्स टैक्स है तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। डेबिट नोट वर्किंग में लेना, क्रेडिट नोट जो है मेन क्वेश्चन में समझाया फॉर्मेट में कैसे करना कैसे नहीं करना। अच्छा, इंटरेस्ट का हम कोई टैक्स नहीं लेते बिकॉज मार्कअप शामिल नहीं होता। रिटेल आइटम में टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा रिटेल प्राइस के ऊपर, फिर टैक्स चार्ज नहीं होगा, डिस्काउंट चार्ज नहीं हो रहा होगा। नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ होगा, बट ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कब होगा, जब यहाँ पे इसको ट्रेड काट के ना इसको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कर लें, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कर लें इसको। नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ होता है जब कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशंस क्या है, इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन हो, दूसरा क्या है कि बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। अगर डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई है तब भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपने नॉन बिज़नेस या पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स परचेज़ की हैं, इसके ऊपर भी हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। वो जो है ना सवाल, जब हमने आपको 10 दफ़ा सवाल पूछा है, 6 बताएं जी 6 पॉइंट या 5 पॉइंट जिनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सीमेंट के अलावा इनपुट टैक्स, वो सीमेंट भी आ गया, सीमेंट भी आ गया है, माशाल्लाह, ये मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ ना। इनपुट टैक्स पेड ऑन सीमेंट, सीमेंट का टैक्स, पेंट, स्टेशनरी, फर्नीचर, ये सारा कुछ जो है ये भी क्लेमेबल नहीं है। और वो हमने जो मखसूस इंपोर्ट्स पढ़ी थी जो 25% के ऊपर थी, उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं हम, 25% टैक्स पे कर रहे होते हैं, हमें ये गवर्नमेंट बता देती है। यही रूल्स हैं, ये 27 रूल्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन रूल्स के बाहर कुछ भी चीज़ नहीं होती हमारी। उसके बाद अपॉर्चनमेंट का टेबल हमने समझा था ये कैसे होती कैसे नहीं हो रही होती, पढ़ा था ना हमने। हम क्या बनेंगे, हम वैल्यू सप्लाई का कॉलम बना लेंगे, इनपुट का कॉलम बना लेंगे, और जो फिक्स एसेट का कॉलम बना लेंगे। टोटल करेंगे, नेट सप्लाई, ये भी नेट, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास टैक्स आ जाएगा। अपॉर्चनमेंट जितनी हमने सीख ली है, मेरे ख्याल से टेबल तो आपको ख्वाबों में आता होगा। उसके बाद कुछ और जो हमारे पास आपने फर्दर रूल्स जो थ्योरेटिकली अप्लाई हो रहे होते हैं, हमें पता है जो थर्ड स्केड्यूल है वो रिटेल का होता है, टैक्स रिटेल कौन पे करता है, मैन्युफैक्चर पे करता है। 5th स्केड्यूल है मुजर रेट कैश पे हमें रिफंड मिल रहा होता है। 6 एग्जाम्ड का है, 8 जो है वो रिड्यूस आइटम का है, और 9 जो है वो फिक्स टैक्स का आ रहा होता है। फिर नीचे एक डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, ये डायग्राम जो है इट इज़ सफिशेंट टू क्लेम द होल प्रोसेस ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। आप सेल्स करेंगे, ये 117 लिखा है, इसको 18 कर लें, गलती से 18% करना था, 17% कर दी है।
तो आपने सेल्स की हैं, आपने जीएसटी लिया, इसने जीएसटी पे किया, जब रिटर्न करेगा तो सेलर कौन इशू करेगा क्रेडिट नोट, और डेबिट कौन करेगा, डेबिट नोट कौन इशू करेगा, बायर कर रहा होगा। इस नीचे लाइन लिख लें 180 डेज़ अगर टैक्स रिड्यूस हो रहा है, नो लिमिट जब टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, ताकि आपको यहाँ बढ़ते हुए सारा रूल जो है वो याद हो जाए। और आखिर में एड स्केड्यूल में स्पेसिफिक गुड्स आती हैं, ये देख लेनी है आपने। अब रिमेंबर हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स, ये वो सवाल है जो बड़े कॉमनली आए हैं, 3-3 नंबर के। दो देखे ना हमने 33 सवाल क्लास में करवा दिए हैं। ये सवाल मैं आपसे जब भी पूछा था तो मुख्तलिफ आंसर हर दफ़ा आए हैं। मिनिमम ये पॉइंट्स जो हैं ये याद रखो, इनको सेंटेंस में लिख तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स, सप्लायर, इंपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर। एक्सेप्शन कौन है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर इन केस ऑफ सॉरी, पे सवाल है कि कौन सेल्स टैक्स पे करेगा। हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स, द गवर्नमेंट। सप्लायर करता है, इंपोर्टर करता है और सर्विस प्रोवाइडर है, ये जगह गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा होता है। और रिटेल आइटम्स में जो मैन्युफैक्चर होता है वो टैक्स पे करता है। सेल टैक्स कब पे होगा, व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं वो। हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर। और कौन नहीं होगा, कॉटन इंडस्ट्री और नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं होंगे। चेंज इन टैक्स रेट, मेरे ख्याल से ये अगर लिख दो ना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, यही लिख दो। लोकल सेल्स में क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, यही बात की है, वैल्यू नहीं लिखा हुआ ना मैंने, शपथ ले लें मेरे से। इंपोर्ट में क्या है, गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट हो, यही था। और आगे इसके दो एक्सेप्शन है, मैनिफेस्ट अगर ऑलरेडी हो जाए प्रेजेंट तो फिर हम जब डिक्लेरेशन पहले प्रेजेंट हो तो मैनिफेस्ट, अगर क्लियरेंस हो जाए बाद में तो 7 डेज़ में जब हम करवाएंगे वो। तो ये 3 बातें थी वो यहाँ पे लिखी हैं, इन्हीं 3 बातों को पढ़ोगे, यही मिनिमम लिखा होगा तो पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा टैक्स क्या होगा, ये कभी भी एडजस्टेबल नहीं होता। पेमेंट इन काइंड अगर रिसीव हो तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसको हम लेके जा रहे होते हैं। अपॉर्चुनमेंट जो है वो हम इसमें कर रहे होते हैं। अगर गुड डिस्ट्रॉय करनी है तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स एडमिसिबल है और वो हमने डिपार्टमेंट के सामने जो है वो क्लेम करनी होती है। वेस्टेज वगैरह जो है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हो जाती है। 90% के ऊपर हमारा इनपुट टैक्स रिस्ट्रिक्टेड होता है। और इसकी रिमेंबर जो एक्सेप्शंस हैं, मतलब फिक्स एसेट्स के ऊपर इसके अप्लाई नहीं हो रहा होता। रिफ़ंड जो है 1 साल तक अगर क्लेम कर लो ठीक है, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। रिफ़ंड जब भी क्लेम करोगे 45 डेज़ में रिफ़ंड मिल जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कुछ स्पेसिफिक गुड्स को जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई नहीं कर सकते, अगर करेंगे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फिर स्टॉक की बात करें, अगर स्टॉक पहले परचेज़ किया रजिस्टर्ड बाद में हो रहे हैं तो लोकल केस में 30 दिन के अंदर हो सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। इंपोर्ट केस में 90 डेज़ हैं। एक्सेस टैक्स कलेक्ट जो है रिफ़ंड आप कर दें बायर को, अगर गवर्नमेंट को जमा करवा दिया फिर आप खुद पे करेंगे, गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी। और अगर हम देखें जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी तो बोथ बायर एंड सेलर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी टैक्स चोरी को लेके। तो पूरा जो हमने सेल्स टैक्स पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। आपके 33 क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं कि नहीं होते हैं, हो जाते हैं। ये अगर आपको 27 रूल्स याद है ना, लॉजिक सारी पड़ी हुई है, आपको कभी भी सेल्स टैक्स में मार्क्स लूज़ नहीं हो सकते, बिलीव मी। सबसे प्रॉब्लमेटिक थ्योरी है इसमें। 33 सवाल किए हैं हमने, ऑल्दो एक सवाल को एक ही बच्चे से 10 दफ़ा पूछे, 10 दफ़ा जवाब गलत आया है, बट फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे से सजेशन लें ना, मेरी ओपिनियन लें, इन 33 सवालों को इस वीकेंड तक लिख लें। वीकेंड पे भी 2 छुट्टियाँ आ जानी परसों 9वें 10वें मुहर्रम की, 10 घंटे सो लेना, लेकिन इन 33 सवालों को लिख लें, सोल्यूशन देखे बगैर, सोल्यूशन देखे बगैर लिख लें, सोल्यूशन देखे बगैर। अगर आप इन 33 क्वेश्चन को कर लें ना, जहाँ फंसते हैं वहाँ पे आपके पास ये समरी होनी चाहिए, डेट शीट समरी अगर आपके पास है आप इसको कर लें। आपको पेपर में मेरे ख्याल से आप खुद जाके एक दफ़ा गो थ्रू करें ना क्वेश्चंस को, आप कहेंगे सेल्स टैक्स आपको आता है, और सेल्स टैक्स आपको वाकई आता है। वो सीमेंट बेशक बहुत ज़्यादा आप ये इसको शौक था ना बच्चों में सीमेंट खाने का, तो माइट भी इसको सीमेंट बहुत ज़्यादा याद आ रहा हो, मतलब हर सवाल में सीमेंट, हर सवाल में सीमेंट इसका आया है। मैं तंग पड़ गया भैया सीमेंट ख़त्म कर दे, बट ये 33 क्वेश्चन करने हैं आपने सोल्यूशन देखे बगैर, ठीक है। अगर 2 छुट्टियाँ आनी हैं, जुम्मा और हफ्ते को है ना, तो उन 2 दिनों में कर लीजिएगा, करके रिटर्न लिख के लाएं पेपर पे, वो बंदा खड़ा होगा आपके सामने। ऑल्दो उसने वापस तो करने नहीं होते, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना हमने, तो आपने इसको हैं नहीं, आप इसको जमा करवाएं, सबमिट करवाएं। कल हम इसके शायद न्यूमेरिकल्स करते हैं, या माइट भी हम कल इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं, वो कल देखी जाएगी क्या होता है और क्या नहीं होता।
अगर न्यूमेरिकल अगर कल का मूड ना हुआ तो मैं फिर अशूरा के दिनों में वो उनकी शायद रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल कर दूँगा न्यूमेरिकल्स की। यूट्यूब चला लेना, यूट्यूब पर डाउनलोड कर लेना पहले। ख़त्म भी होगी यार वन, अब टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है हमारा। आप बहुत लेट आए हैं भाई, आप बहुत लेट आए हैं। ख़त्म हो गया तो टेक्स्ट शुरू कर दिया, अगली क्लास है पोस्ट बैच की, क्या हो गया? घड़ी ठीक कराओ अपनी, आप जाओ तो ले आई वहाँ से, वो अपनी घड़ी चेक कर रहे हैं, मोबाइल चेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। ये है, इसे कहते हैं अबरार के साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, आपने करने के लिए कल हम आई गेस थोड़े न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं। फिर इनकम टैक्स का चूँकि हमारा रिटर्न असेसमेंट हो गया हुआ है, 2 चैप्टर हमने कर लिए हुए हैं, बाकी हम फिर अशूरा के बाद